हेलो बच्चों, आइए मैं दूसरे वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और सुनाइए, आप सभी कैसे हैं? वर्षा का मौसम कैसा चल रहा है? ओके, तो आज हम गिन्नी का सोना यानी पाठ की व्याख्या लेकर मैं उपस्थित हूँ और आप सभी के साथ मैं इस विषय पर बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। हमें उम्मीद है कि आप सभी हमारा सहयोग करेंगे एक गुड लिसनर बनकर। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं क्योंकि उसमें मजबूती होती है। फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। 100% तो सोना होता नहीं है, मिलावटी ही होता है। लेकिन आभूषणों या अन्य अवसरों पर इसी का विशेष प्रयोग होता है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चला कर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट का मतलब होता है व्यवहारवादी और साथ में आइडियोलॉजिस्ट आदर्शवादी। गिन्नी, सिक्का, ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनके बारे में आप जानेंगे। देखिए, सारे कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। आइए अब आगे ध्यान देते हैं। लेखक कहते हैं कि शुद्ध सोने में और सोने के सिक्के में बहुत फ़र्क होता है। जो सोने का सिक्का होता है उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, जिस कारण उसमें शुद्ध सोने से अधिक चमक आ जाती है और यह शुद्ध सोने से ज़्यादा अधिक मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर उन्हीं सोने के सिक्कों के गहने बनवाती हैं। चाहे औरतें इस सोने के सिक्के के गहने बनवाती हों, परंतु होता तो वह सोने का सिक्का ही है, कोई शुद्ध सोना नहीं। इस संदर्भ में लेखक आगे कहते हैं कि किसी व्यक्ति का उच्च चरित्र भी शुद्ध सोने की तरह होता है। उसमें कोई मिलावट नहीं होती, उसमें चमक नहीं होती, जिस वजह से व्यक्ति शुद्ध चरित्र को शुद्ध सोने की तरह कम प्रयोग में लाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने चरित्र में तांबा अर्थात मिलावटी व्यवहार मिला देते हैं और लोगों के बीच अपने आप को अच्छा साबित कर देते हैं। उन्हीं लोगों को सभी लोग व्यवहारिक आदर्शवादी कहकर उनका गुणगान करते हैं। ये बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आने लगती है और उससे समाज लाभ उठाने लगता है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। सूझबूझ, सोचने समझने की शक्ति, विलक्षण, अत्यंत लक्षणों वाला, ये इस संदर्भ के कठिन शब्द थे। ठीक है, सूझबूझ, सोचने समझने की शक्ति, विलक्षण, अत्यंत लक्षणों वाला। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांधी जी किस तरह से नेतृत्व प्रदान करते हुए और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। लेखक हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्णन कभी भी आदर्शों का नहीं होता, बल्कि आपके व्यवहार का होता है।
और जब किसी के व्यवहार का वर्णन होना शुरू होता है तो जिन्हें व्यवहारिक आदर्शवादी लोग समझते हैं, उन आदर्शवादी लोगों के जीवन से आदर्श व्यवहारिक वर्णन के कारण कम होने लगते हैं और उनकी सोचने की शक्ति बढ़ने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी भी व्यवहारिक आदर्शवादियों में से एक थे। वे अपनी व्यवहारिकता को जानते थे और उसकी कीमत को भी पहचानते थे। इन्हीं कारणों की वजह से वे अपने अनेक लक्षणों वाले आदर्श चला सके, वरना वे हवा में ही उड़ते रहते, अर्थात उनके पास धन दौलत शिक्षा सब कुछ था, उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत्व नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा न होता। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी की व्यवहारिकता और आदर्शवादिता कितनी महान रही है। परिस्थितियां उस समय की जैसी भी हों, ठीक है, आज की परिस्थिति में कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हम सभी एकदम खारिज कर देते हैं, लेकिन परिस्थितियां अपने जगह पर होती हैं। उस परिस्थितियों की क्या स्थिति थी, ऐसा नहीं करते। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्व की बात है और यही सबसे बड़ी बात है और यही इंसानियत है और यही मानवता है। बच्चों, यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है, क्योंकि अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु उसका प्रयोग कर और उसके बाद समाज से लोगों ने अपना पीछा छुड़ा लिया। नतीजा समाज को उनसे क्या मिला? उन्होंने तो समाज से बहुत कुछ लिया, लेकिन जब उन्हें समाज को देने की बारी आई तो वहाँ अपनी सेल्फिशनेस दिखा करके उससे अपना पीछा छुड़ा लिया। यानी ऐसे लोग समाज को नीचे गिराए हैं। सजग, कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ जानना जरूरी है, फिर व्याख्या पर चलेंगे। सजग यानी सतर्क, सावधान, हिसाब लेखा जोखा, शाश्वत, सदा रहने वाला। लेखक ने यहाँ व्यवहारवादी लोगों के बारे में वर्णन किया है। जो व्यवहारवादी लोग हैं उनके बारे में इस पैराग्राफ में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिन्हें जानना और अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। लेखक कहते हैं कि गांधी जी कभी भी अपने आदर्शों को अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने देते थे, बल्कि वे अपने व्यवहार में ही अपने आदर्शों को रखने की कोशिश करते थे। वे किसी भी तरह के आदर्शों में कोई भी व्यवहारिक मिलावट नहीं करते थे, बल्कि व्यवहार में आदर्शों को मिलाते थे, जिससे आदर्श ही सबको दिखे और सब आदर्शों का ही पालन करें और आदर्शों की कीमत बढ़े। जब आदर्श की कीमत बढ़ेगी तो सिस्टमेटिक होगा, रूल रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, नियम कायदे कानून अपने हिसाब से काम करेंगे, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ करके ईमानदारी से काम करेंगे। जब उनके अंदर आदर्श डेवलप हो जाएगा तो इसलिए व्यवहारवादी लोग नहीं, जो समाज के शुभचिंतक होते थे, वे आदर्श पर विशेष ध्यान देते थे। जो लोग केवल अपने व्यवहार पर ही ध्यान देते हैं, केवल वैज्ञानिक ढंग से ही सोचते हैं, ये व्यवहारवादी लोग कहे जाते हैं। और ये लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं, एकदम अलर्ट रहते हैं कि कहीं इनसे कोई ऐसा काम न हो जाए जिसके कारण इनको हानि उठानी पड़े।
वे अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। दूसरों से आगे भी बढ़ जाते हैं। पर क्या है, लोग सही मायने में आगे बढ़ते हैं या इज्जत हासिल करते हैं? ये दोनों अलग अलग चीज़ है। आगे बढ़ना और मान सम्मान प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात है। धनवान व्यक्ति की पूजा केवल उसके मोहल्ले और उसके मार्केट और उसके प्रभाव क्षेत्र में ही होते हैं, लेकिन जो विद्वान होते हैं अपनी विद्वता से वो कहीं भी अपनी पूजा करवा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खुद भी तरक्की करो और अपने साथ दूसरों को भी आगे ले चलो, उसकी भी तरक्की के बारे में सोचो। और ये काम हमेशा से ही आदर्शों को सबसे आगे रखने वाले लोगों ने किया है। हमारे समाज में अगर हमेशा रहने वाले कई मूल्य बचे हैं, कोई अगर मूल्य बचे हैं तो वो सिर्फ आदर्शवादी लोगों के कारण ही बचे हैं। व्यवहारवादी लोगों ने तो केवल अपने आप को आगे लाने में लगे रहते हैं, यानी कि पैर खींच करके और आगे बढ़ना, पोसिंग इन फ्रंट, किस जैसे भी हो ऊपर उठो। और जो भी इंसान ऊपर उठने की कोशिश करता है ईमानदारी से वो कोसों दूर चला जाता है और ऊपर उठने के लिए वह उल्टा सीधा काम करता है। तो फिर वहाँ आदर्श कैसे स्थापित हो सकता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर समाज को नुकसान हो रहा हो तो हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आइए अब आपके सामने हमारा ये दूसरा स्लाइड आ रहा है, ठीक है। और इससे दूसरे स्लाइड में हम देखेंगे झेन की देन, ठीक है। आइए कुछ कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं। मनोरुग्ण का मतलब होता है मानसिक रोग, क्योंकि इस उपभाग में मनोरुग्ण शब्द आएंगे। जापान में मानसिक रोग को मनोरुग्ण कहा जाता है। और यहाँ पे आपको समझना है कि जापान की जो वस्तु स्थिति है, ठीक है, वो कितनी मेहनत कश है और वहाँ के लोग कितने स्ट्रगल में लगे रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है इस पाठ को पढ़ते और सुनते वक्त, ठीक है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता, मुकाबला, कंपटीशन। और तनाव का मतलब होता है द्वेष की स्थिति, यानी डिप्रेशन जिसको कहते हैं, टेंशन। तो इसका समाधान इस पाठ में आपको मिलने जा रहा है। जापान एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने रखा जा रहा है। कंट्री, वहाँ के हालात, वहाँ के लाइफ स्टाइल। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं? मानसिक। उसने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, यानी कि मानसिक रोगी हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं, ठीक है। 100%, यानी कि यहाँ मानसिक रोग का प्रभाव फैल चुका है, जो कि विकास की होड़ में इंसान को परेशान कर रहा है। लेखक ने जापान के अपने एक मित्र से पूछा कि वहाँ के लोगों को सबसे अधिक कौन सी बीमारियाँ हैं, जैसा कि आपने पिछले पैराग्राफ में देखा। अब मैं इसका व्याख्या कर रहा हूँ। इस पर लेखक के मित्र ने जवाब दिया, जो कि आपको मालूम हो गया है कि यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग मानसिक रोगी हैं। जापान के 80% लोग
मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, यानी कि 20% ही स्वस्थ हैं, नहीं तो 80% व्यक्तियों के अंदर डिप्रेशन नामक डिजीज़ व्याप्त है, घर कर गया है। लेखक के इस मानसिक बीमारी के इतना अधिक होने की वजह पूछने पर लेखक के मित्र ने उत्तर दिया कि उनको जीवन की तेज़ी औरों से अधिक है। जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है। अशांत सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। होड़ मची हुई है। जापान में कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे लोग केवल काम की ही बात करते हैं। इतना प्रोफेशनलिज्म है वहाँ। यहाँ तक कि जब जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो वे किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से ही बातें करते हैं। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए, जिसके कारण वे 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही ख़त्म करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग हमेशा तेज ही रहता है और अगर उसमें स्पीड का इंजन लगा दिया जाए तो उसकी रफ्तार में कई हज़ार गुना तेज़ी आ सकती है और वह दौड़ने लगता है। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब दिमाग थक जाता है और टेंशन में आकर पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी इतनी अधिक फैल गई है कि वह रोके नहीं रुक सकती। मित्र ने शाम को उसने क्या किया, मुझे टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की एक विधि है जिसको टी सेरेमनी जापान में कही जाती है। ठीक है, जापान में उसको जापानी भाषा में कहा जाता है चा नी यू। चा नी यू उस टी सेरेमनी को कहते हैं। यहाँ वह एक 6 मंजिली इमारत थी जहाँ पे एक टी सेरेमनी का जो कार्यक्रम होता था वो 6 मंजिली इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ते की दीवारों वाली और तलामी यानी कि चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चानीज बैठा था, चाय बनाने वाला। हमें देखकर वह खड़ा हुआ आदर भाव से, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोझो आइए, यानी कि जापान में दोझो का मतलब होता है आइए, तशरीफ़ लाइए, कहकर स्वागत किया। बैठने की वजह और जगह हमें दिखाई और बताई। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर के कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से उन बर्तनों को साफ़ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसे देख करके मैं दंग रह गया। उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। यानी जय जयवंती एक प्रकार का राग है, बहुत शांत राग है और मधुर राग है। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का बुदबुदाना भी सुनाई दे रहा था। यानी कि लेखक को ये सब कुछ समझ में आ रहा था, इतनी शांति थी। टी सेरेमनी जापान में चाय पीने का विशेष आयोजन चा नो यू, यानी कि जापान ने टी सेरेमनी का नाम इसे दिया चा नो यू को। दफ्ती यानी लकड़ी की खोखली सरकने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी होती है। पर्णकुटी यानी कि कॉटेज जब बनाए जाते हैं ना, तो इस तरह के दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवार अक्सर वहाँ देखने को मिलते हैं। पत्तों की बनी कुटिया,
जिसको पर्णकुटी कहा जाता है, बेढबसा, बेडौलसा। चाइनीज, जापानी विधि में चाय पिलाने वाला गरिमापूर्ण, सलीके से, भंगिमा, मुद्रा। जय जयवंती, एक राग का नाम। खदबदाना यानी कि उबलना। यहाँ लेखक जापान की चाय पीने की विशेष विधि का वर्णन इस पैराग्राफ में कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि एक शाम को उनका जापानी दोस्त उन्हें जापान के चाय पीने के एक विशेष आयोजन में ले गया। जापान में चाय पीने की इस विधि को चा नो यू कहा जाता है। लेखक और उनका मित्र चाय पीने के आयोजन के लिए जहां गए थे वह एक 6 मंजिल इमारत थी। उसकी छत पर एक सरकने वाली दीवार थी जिस पर चित्रकारी की गई थी और पत्तों की एक कुटिया बनी हुई थी जिसमें ज़मीन पर चटाई बिछी हुई थी। उसके बाद बेडौल सा मिट्टी का एक बर्तन भी बाजू में रखा हुआ था जिसमें पानी था। ठीक है, लेखक और उनके मित्र ने उस पानी से हाथ पांव धोए, तौलिए से हाथ पांव पोंछे और अंदर गए। अंदर चाय देने वाला एक व्यक्ति था जिसे चाइनीज कहा जाता है। वह लेखक और उनके मित्र को देखकर खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने लेखक और उनके दोस्त को प्रणाम किया। आदर भाव देने के बाद उसने 2 झो अर्थात आइए तशरीफ़ लाइए ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। उसने उन्हें बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी को जलाया और उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रख दिया। वह साथ वाले कमरे में गया और वहाँ से कुछ बर्तनें लेकर के आया। फिर तौलिए से बर्तन साफ किए। ठीक है, इसके बाद उसने बहुत ही सलीके से, इत्मीनान से यह सारी क्रिया कर रहा था। ठीक है, उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही हो, यानी कि मधुर शांत। उस जगह का वातावरण इतना अधिक शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाज़ें तक सुनाई दे रही थीं। ये जापान में स्थिति थी। चाय तैयार हुई। उसने उसे प्याली में भरी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों का प्रवेश नहीं किया जाता। प्याले में 2 घूंट थे चाय के, अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पी रहे थे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियाँ का यह सिलसिला चलता रहा। चुस्कियाँ यानी कि चाय पीने की जो टेस्ट है। अंग्रेजी में अगर पूछा जाए, ट्रांसलेशन पूछा जाए कि मैं चाय पीता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक टी। लेकिन मैं पानी पीता हूँ तो पूछा जाता है तो बोलते हैं आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। लेकिन यहाँ मैं चाय पीता हूँ वहाँ नहीं होगा कि आई ड्रिंक टी, क्योंकि चाय पीने के साथ ड्रिंक का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ टेक का प्रयोग होता है। टेक, आई टेक टी, आई टेक टी। कंसेप्ट चाय पीने का है, लेकिन वहाँ जब कन्वर्ट करेंगे लैंग्वेज में तो वहाँ आपको भाव ये देना है। फिर क्या होता है कि दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। चुस्की होठों से कोई तरल पदार्थ थोड़ा थोड़ा तथा धीरे धीरे करके पीने की क्रिया का भाव, ये चुस्की का मतलब होता है। जो इस पैराग्राफ में कुछ हो सकता है आपको कठिन लगे,
ये शब्द का अर्थ यहाँ पे है। सिलसिला, कम, उलझन, असमंजस की स्थिति, अनंत काल यानी कभी न खत्म होने वाला समय, सन्नाटा यानी कि मौन, शांति। यहाँ लेखक जापान के चाय पीने के समारोह में अपना पहला अनुभव व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो इस अनुभव के बाद आप देखेंगे कि इसमें लेखक कहते हैं कि चाय बनाने वाले ने चाय तैयार की, उसने चाय को प्यालों में भरा और फिर उन प्यालों को लेखक और उनके मित्रों के सामने रख दिया। वहाँ लेखक और उनके मित्रों के अलावा कोई नहीं था, वे केवल 3 ही व्यक्ति थे। जापान में इस चाय समारोह की सबसे खास बात शांति होती है, इसलिए वहाँ 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं माना जाता। ठीक है, उन चाय के प्यालों में 2-2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं थी, 2-2 घूंट से ज़्यादा चाय उसमें नहीं थी। लेखक और उनके मित्र प्यालों को अपने होठों से लगाकर एक एक बूंद चाय पी रहे थे। लेखक कहते हैं कि वे करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से बूंद बूंद चाय को धीरे धीरे पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, दिक्कत हुई, क्योंकि ये पहला अनुभव था। लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद ही हो गया है। लेखक को लगा जैसे वह कभी न खत्म होने वाले समय में जी रहा है। यहाँ तक कि लेखक का मन इतना शांत हो गया था कि बाहर की शांति भी शोर लग रही थी। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो अनंत काल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही हमारा अपना है। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत भविष्य दोनों काल उड़ गए, केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था, यानी कि कभी न खत्म होने वाला समय। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जीना किसे कहते हैं। उस दिन मालूम हुआ। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। मिथ्या, झूठ, विस्तृत, बहुत, अधिक, फैला हुआ, झेन परंपरा। ठीक है ना, झेन परंपरा और एक झेन झाग से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ उस झाग वाली बात नहीं है। यहाँ झेन का मतलब, ठीक है, परंपरा, ठीक है, ध्यान लगाने की परंपरा। यहाँ वैसी परंपरा जो ध्यान लगाने की परंपरा, फैला हुआ, बहुत अधिक। तो ये सारी कठिन शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और ज़िंदगी के उस सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग या तो बीते हुए दिनों की अच्छी बुरी यादों में उलझ कर रह जाते हैं या फिर आने वाले समय के बारे में सपने देखने लगते हैं। हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं या आने वाले दिनों में, जबकि दोनों ही समय झूठ होते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक बीत चुका है और दूसरा अभी आया भी नहीं होता। तो बात आती है कि सच क्या है। तो लेखक कहते हैं कि जो समय अभी चल रहा है वही सच है और यह समय कभी न खत्म होने वाला और बहुत अधिक फैला हुआ है। कवि ने कहा है, किसी कवि ने, कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, सच से अगर हट कर जिए हम या कि तुम। यानी कि संघर्ष ही सच है।
ठीक है। और यहाँ संघर्ष की परिभाषा बताई जा रही है कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, न मैं सच हूँ न तुम सच हो, सच केवल संघर्ष है, स्ट्रगल, लाइफ इज स्ट्रगल। इस स्ट्रगल की ये चरम स्थिति में हम प्रवेश कर रहे हैं, पतझड़ की टूटी पत्तियों के अंतिम पड़ाव की ओर, ठीक है। और यह समय कभी न खत्म होने वाला और बहुत अधिक फैला हुआ है। लेखक कहते हैं अंत में कि जीना किसे कहते हैं। यह उनको चाय समारोह वाले दिन मालूम हुआ, क्योंकि जापानियों को ध्यान लगाने की यह परंपरा, यानी कि झेन की देन, ठीक है ना, ध्यान लगाने की जो परंपरा है, विरासत में ये देन मिली है उन्हें, ठीक है। और इससे वे अपने आप को तरोताज़ा भी रखते हैं, डिप्रेशन में भी रखते हैं, और दिमाग में स्पीड लगा करके विदाउट स्पीड ब्रेकर, और वे विकास की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, कैसा लगा ये आज का वीडियो, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और इस ताप्ती क्लास को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कहीं कहीं इसका नाम पुराना भी होगा, लेकिन ताप्ती क्लास की जो भी आप वीडियोस देखते हैं, आप लाइक कीजिए, आप अपना कमेंट भी दीजिए, आप अपना सुझाव, राय, जो भी आप लिखना चाहते हैं, मुझसे शेयर करना चाहते हैं, बेहतर के लिए, बेहतरी के लिए और अच्छा करने के लिए, तो आप ज़रूर हमें अपनी बात हम तक पहुंचाइए, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ हैं, और प्रतिदिन का जो सुबह बड़े सुनहला स्वप्न और सावन का महीना भी हम कल से महसूस करेंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी को सपरिवार बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। भगवान परमपिता परमेश्वर आपको बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करें। धन्यवाद। हो गया।